नमस्कार, मैं सार्थक विमर्श में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक लंबे समय अंतराल के बाद हम लोग फिर से एक समसामयिक विषय पर चर्चा करने के लिए आपके पास उपलब्ध हुए हैं। अभी देखेंगे तो यह चुनाव का वर्ष है और लोकतंत्र के अंतर्गत चुनाव जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और यह वर्ष हमारे लिए संसदीय चुनाव का वर्ष है। और इस दौरान अभी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं जो सहज ही इसकी प्रासंगिकता को, लोकतंत्र में चुनाव की प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हैं। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुमार सर्वेश सर से, जो सार्थक संवाद के डायरेक्टर हैं। और इस चर्चा के दौरान हम लोग चुनाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो दो महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया है, एक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, दूसरा अभी जो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव को लेकर के जो विवाद हुआ और उसको लेकर के जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिया गया उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिनियम बनाया गया, जो कानून बनाया गया, उस कानून को लेकर के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, इसको लेकर के हम लोग इस पूरे चर्चा को कुमार सर्वेश सर के साथ करेंगे और उनके ओपिनियन को जानेंगे। यह आपके लिए जो आगामी मुख्य परीक्षा होने जा रही है उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। सर आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि चुनाव की क्या भूमिका है एक सफल लोकतंत्र को लेकर के, और उस मामले में अभी जो सर्वोच्च न्यायालय ने तीन जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसके अभी हमने आपके साथ चर्चा की है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय का जो रुख है वो हमारे यहाँ लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करेगा? देखें, बेसिकली अगर हम देखें तो मुझे लगता है लोकतंत्र के तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबलनेस, जिसका संबंध रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से जाकर के जुड़ता है। तो मुझे यह लगता है लोकतंत्र की जो एक सामान्य परिभाषा जो मोस्ट पॉपुलर है अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं लोकतंत्र जो है पीपुल सेंट्रिक गवर्नेंस के मॉडल को लेकर आता है। और इसलिए अगर आप देखें तो लोकतंत्र की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता कहां तक उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पा रही है। और इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो यह प्रतिनिधित्व और भागीदारी का निर्धारण जिस चुनाव के जरिए होता है वह चुनाव कितनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता से संचालित हो रहा है। शायद यही कारण है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई अवसरों पर भारतीय संविधान के मूल ढांचे के रूप में परिभाषित किया है और स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी संशोधन या ऐसा कोई भी विधायन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रतिकूलता प्रभावित कर सकता है, यह मूल ढांचे का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसी स्थिति में ऐसे तमाम विधायन जो हैं असंवैधानिक करार दिए जाएंगे। तो ये तो बात हुई लोकतंत्र के कंटेक्स्ट में चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अहमियत की। अब दूसरा प्रश्न उभर करके आता है कि जिस विषय पर चर्चा के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उस विषय का चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से क्या संबंध जुड़ता। जैसे एक इश्यू हम देखें तो पिछले कुछ समय से ईवीएम का मसला एक बार फिर से गरमाया हुआ है। सर एक मिनट सर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रश्न को और स्पष्ट कर देना चाहूँगा। जिस प्रकार से
चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में जो नौकरशाही की या जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज की जो भूमिका रही और उसी के एवज में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कदम उठाया है। अभी अभी तुरंत पाकिस्तान में भी चुनाव हुआ और पाकिस्तान में वो सभी लोगों, आप लोग सभी वाकिफ हुए होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि हमने वहाँ पर मैनिपुलेटेड काम किया है और जिसके कारण से किसी एक पार्टी के कैंडिडेट को जो निर्दलीय खड़ा हुए थे उनको वंचित कर दिया गया, वो चुनाव जीत सकते थे उससे उसको वंचित कर दिया गया। तो इस तरह की घटना उठती जा रही है और वहीं पर जो ईवीएम की आप चर्चा करें तो प्रत्येक चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर के भी ये मसला उठते रहता है। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम लोग ईवीएम को और अभी जो चंडीगढ़ में जो घटना घटी है जहाँ पर वहाँ के एक जो निर्वाचन करवाने वाले व्यक्ति थे मसीह, उनको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन पर 340 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू भी करवाई गई है फौजरी के केस में, झूठ बोलने के केस में। तो इन सभी चीजों को एक साथ अगर रिलेवेंट किया जाए तब आपके विचार को हम जानना चाहेंगे। बेसिकली देखा जाए तो मैं शुरू पाकिस्तान से ही करना चाहूंगा। पाकिस्तान और इंडिया, अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो अक्सर ये कहा जाता है इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इंडियन डेमोक्रेसी सरवाइव कर पाएगी। लेकिन पिछले अगर 74 वर्षों के दौरान देखें तो इंडियन डेमोक्रेसी न केवल सरवाइव कर रही है बल्कि विभिन्न झंझावातों का सामना करते हुए ज्यादा मजबूती से सामने आ रही है। आपको यह ताज्जुब लगेगा कि पाकिस्तान जहां मैनिपुलेटेड डेमोक्रेसी है वहां पर जो है एक रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो है विसिल ब्लोअर का रोल प्ले किया जाता, इलेक्शन रिजल्ट के मैनिपुलेशन में अपने रोल को लेकर के क्वेश्चन उठाया जाता है और एक्सेप्टेंस का भाव वहां पर है और वह पनिशमेंट की उम्मीद कर रहा और उसकी बातों को अब पाकिस्तान में कैसे लिया जा रहा है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन भारत में उसकी बातों को हाथों हाथ लिया गया है। जबकि इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम जाकर के देखें तो चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को लेकर जो भी प्रश्न उठ रहे हैं देखा जाए तो न केवल पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा हिस्सा उसको खारिज करने में लगा हुआ है बल्कि हम यह भी देखेंगे कि आम जनता का भी एक हिस्सा जो है वह ऐसे प्रश्नों को लगातार खारिज करने की कोशिश में लगा हुआ है और मुझे लगता है यह डेमोक्रेसी के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से चिंतनीय है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात जो करना चाहूंगा, चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ, ठीक, ना तो ऐसा पहली बार हुआ और ना ही ऐसा अंतिम बार होगा। अगर देखा जाए तो जब हम ईवीएम बेस्ड इलेक्शन सिस्टम की ओर बढ़ चुके हैं तो अभी भी हम देखते हैं पोस्टल बैलेट में मैनिपुलेशन की गुंजाइश है और एक पोस्टल बैलेट में जो क्लोज इलेक्शन होते हैं, जहां क्लोज फाइट होता है, वहां पर पोस्टल बैलेट्स के जरिए रिजल्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती और इस क्रम में जो काउंटिंग ऑफिशियल हैं वो बायस्ड रोल के साथ सामने आते। चंडीगढ़ के कंटेक्स्ट में हुआ सिर्फ इतना कि सारी की सारी बातें, चूंकि इलेक्टोरल छोटा था, सारी की सारी बातें जो है टीवी रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन गई और चंडीगढ़ की जीत को सत्तारूढ़ दल ने प्रतिष्ठा का विषय बनाया और जब इस पर विवाद शुरू हुआ तो सत्तारूढ़ दल ने और उनके शीर्ष नेताओं ने उस जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके उस डीड्स को जस्टिफाई करने की कोशिश की और चूंकि सारा का सारा मसला सीसीटीवी में रिकॉर्डेड था, जब यह मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो दूध का दूध और पानी का पानी होता और उसके बाद की जो चीजें सामने आती हैं वो हम सबके सामने है। यहाँ पे एक चीज और है महत्वपूर्ण बात कि जब वो लोग उच्च न्यायालय में गए, उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। वो तो कहिए कि सर्वोच्च न्यायालय बहुत तेजी में, बहुत त्वरित सुनवाई करके इस मामला को सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं तो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड की बात हो जाती है। अगर ये लंबा खींच जाता मामला, जैसे सर्वोच्च न्यायालय में अन्य मामले खींचते हैं, तब तो जब तक फैसला होता तब तक तो निश्चित तौर पर मतलब इस मसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो त्वरित प्रतिक्रिया दी और त्वरित कार्रवाई की
और इमीडिएट इस इशू को रिजॉल्व किया है, क्योंकि मसला केवल यहीं तक सीमित नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जिस दिन आया है उसके ठीक एक दिन पहले आपके 3 पार्षदों को तोड़कर भाजपा में मिला लिया गया और इस तरीके से यह उम्मीद की गई कि अगर कल के डेट में उस इलेक्शन को खारिज करके नए सिरे से इलेक्शन की बात की जाती है तो ऐसी स्थिति में भाजपा की जीत को मेयर के पद पर इंश्योर किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सर्वोच्च न्यायालय इन सारी चालाकियों को समझ रहा है और अल्टीमेटली उसने जो निर्णय दिया वह निर्णय कम से कम भारतीय लोकतंत्र के जो शुभचिंतक हैं उनके लिए राहत प्रदान करने वाला निर्णय है। और यहीं पर इस निर्णय में एक मैसेज है जिसके कंटेक्स्ट में, ईवीएम के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा था, डिटेल में फिर अलग से मैं बात करूंगा। राहत की बात यह है कि जो लोग भी ईवीएम से बैलेट सिस्टम की ओर वापस लौटने की बात करते, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैं उन्हें यह मैसेज देना चाहता हूं कि चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ, अगर हम बैलेट सिस्टम की ओर लौटते तो वो चीजें लार्जर स्केल पर होंगी, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज जो कहूंगा कि बूथ कैप्चरिंग का जो कल्चर डोमिनेट हुआ करता था उस कल्चर को भूलने की जरूरत नहीं है, विशेष करके तब जब मतदाताओं का एक हिस्सा बहुत ही एग्रेसिव है, असर्टिव है, इमोशनल है और वह अपने उम्मीदवार और अपने दल की जीत के लिए कुछ भी करने पर आमदा है। तो मुझे यह लगता कि जो लोग ईवीएम से बैलेट की ओर वापसी की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ की जो घटना घटी है मेयर इलेक्शन के दौरान, यह घटना उनके लिए भी एक मैसेज का काम करती है। निश्चित तौर पर सर मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या ईवीएम को लेकर के और ईवीएम में मैनिपुलेशन को लेकर के जो विवाद उठ रहा है, तो क्या इस पर भी किसी इसी प्रकार के निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी या उसमें कुछ सुधार की तरफ चुनाव आयोग को बढ़ना चाहिए? देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। ये जो पूरा का पूरा ईवीएम विवाद है, उस विवाद का एक राजनीतिक पहलू है। जब कोई भी दल चुनाव जीतता है तब ईवीएम पर चर्चा नहीं होती। ईवीएम पर चर्चा तब शुरू होती है जब वह हारता है। जैसे अभी ही जो चर्चा शुरू हुई है, 3 विधानसभा, उत्तर भारत के 3 राज्य विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस की जो जबरदस्त हार हुई है, कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि में ईवीएम का मसला फिर गरमाया है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि इस बार जो यह मसला उठा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या उसके नेताओं की ओर से नहीं उठा है, बल्कि सिविल सोसाइटी को आगे करके इस मसले को गरमाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके राजनीतिक पहलू में मैं उलझना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि ईवीएम को लेकर जो प्रश्न उठ रहे हैं, चुनाव और चुनाव परिणाम की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर जो प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे यह लगता है कि उन प्रश्नों का निराकरण जो है वह अपेक्षित है, यह नीड ऑफ टाइम है और इसके लिए निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को भी इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए और साथ ही साथ जो है न्यायपालिका को भी इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए। अब आप प्रश्न पूछ सकते, क्योंकि हमें चर्चा और राजनीतिक पहलुओं की करनी है और राजनीतिक पहलुओं की बात कर रहा हूं तो समस्या कहां कहां पर है, हम यह जानने की कोशिश करें। नंबर 1 मैं इंडिकेट करना चाहूंगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL ईवीएम के प्राइम सप्लायर हैं और ईवीएम के मेंटेनेंस उनके जिम्मे है। जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, 2019 के चुनाव में भी ये प्रश्न उठे थे और 2019 के चुनाव में जो ये प्रश्न उठे थे तो उस समय भी ये बातें सामने आई थी कि तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के पुत्र जो BEL में जो है उच्च स्तर पर आसीन थे, तो उसकी कंटेक्स्ट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात उठी थी। और अभी जो मसला प्रकाश में आया है कि भाजपा के 4 सक्रिय सदस्यों को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के
जो है स्वतंत्र निदेशक के रूप में नॉमिनेट किया गया। तो सवाल यहां पर यह उठता कि ईवीएम की सप्लायर जो कंपनी है, ईवीएम के मेंटेनेंस की जिम्मेवारी जिस कंपनी के ऊपर है, उस कंपनी में अगर रूलिंग पार्टी के लोग स्वतंत्र निदेशक जैसे उच्च पोस्ट पर आसीन होंगे और वो भी 1 2 नहीं 4 4, तो ऐसी स्थिति में ईवीएम को लेकर के जो है वह प्रश्न तो उठेंगे ही। दूसरी बात जो यहां पर उभर करके आती है ईवीएम और वीवीपैट, क्योंकि अगर देखा जाए तो ईवीएम को लेकर और उसकी स्पष्टता और पारदर्शिता को लेकर जो प्रश्न उठे, तो उस प्रश्न के आलोक में इलेक्शन कमीशन ने यह निर्णय लिया कि एक जो है किसी विधानसभा क्षेत्र में रेंडमली एक ईवीएम को लिया, एक बूथ के ईवीएम को लिया जाएगा और वीवीपैट की जो पर्ची है उनका मिलान किया जाएगा। लेटर फेज में जब ये मसला गरमाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह इंस्ट्रक्ट किया गया कि 5% ईवीएम, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5% ईवीएम को रेंडमली बेसिस पर पिक किया जाएगा और उनके ईवीएम के वोटों का और वीवीपैट मशीनों की जो पर्ची, उन पर्ची का दोनों का मिलान किया जाएगा। लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन इस तरह की बातें सामने आ रही है कि 5% वाले मिलान के मैचिंग के प्रैक्टिसेस जो हैं उनको रिलीजियसली नहीं अपनाया जाता है। तीसरी चीज जो उभर करके सामने आती है कि अगर प्रश्न उठ रहे वीवीपैट की पर्चियां हमारे सामने हैं, तो सवाल यह उठता कि जिस इलेक्शन प्रोसेस पर हम 2 महीने का समय दे रहे हैं, उस इलेक्शन प्रोसेस में अगर पर्चियां और ईवीएम के वोटों के मिलान में अगर 2 दिन या 4 दिन अधिक भी समय लग जाए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा और इससे कितना फर्क पड़ेगा। अगर वो ना भी किया जाए तो मुझे लगता है कि इस चीज को कॉग्निजेंस में लेते हुए 25% या 50% जो है ईवीएम मशीनें और वीवीपैट पर्चियों के मिलान की दिशा में पहल की जा सकती है, ताकि आशंकाओं का प्रभावी तरीके से निवारण किया जा सके। लेकिन इसी ईवीएम विवाद की पृष्ठभूमि में 2 और महत्वपूर्ण मसले हैं जिनकी ओर मैं इशारा करना चाहूंगा। अगर आपको ध्यान हो तो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सारे डाटा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए थे और द क्विंट ने उसका माइक्रो एनालिसिस किया था और उस माइक्रो एनालिसिस में ये बात आई कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो मतों के प्रयोग से संबंधित जो फाइनल आंकड़े जारी किए गए और ईवीएम में वोटों की जो गिनती की गई, दोनों में मिसमैच। यहां पर ध्यान रखें, ईवीएम वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो फाइनल डाटा देता है, प्रोविजनल डाटे की बात नहीं कर रहा। एरर की गुंजाइश प्रोविजनल डाटे में होती है, एरर की गुंजाइश फाइनल डाटे में नहीं होती। तो फाइनल डाटा और ईवीएम कैलकुलेटेड काउंटेड वोट, अगर ये मिसमैच वहां पर है तो आशंकाएं तो जन्म लेगी और इलेक्शन कमीशन को आकर के, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है और इलेक्शन कमीशन को इन आशंकाओं को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना होगा। लेकिन जब क्विंट का वह आलेख प्रकाशित होता है तो 24 आवर के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑफिशियल साइट से उन सारे आंकड़ों को हटा लिया। तो आशंकाएं तो यहां जन्म लेंगी और आशंकाओं के और समस्या तो इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेकर के भी लगातार उठ रहे, नहीं उठ रहे ये बात नहीं है। तो दूसरा प्रश्न हम लोग इसी बात को कहते हैं, हालांकि आपका बहुत बड़ा लंबा डिस्कशन उस पर हो चुका है और एक और वीडियो भी उसका सोशल मीडिया पर उपस्थित है, फिर भी थोड़ा सा हम चाहेंगे बहुत ब्रीफ में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया है वो किस प्रकार से इसको प्रभावित करने वाला है। दरअसल देखा जाए तो जब हम भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों की आज के कंटेक्स्ट में हम चर्चा करें तो मुझे लगता है
लेवल प्लेइंग फील्ड का, जो वेरियस प्लेयर्स हैं उनके बीच लेवल प्लेइंग फील्ड का क्रिएशन जो है ये बहुत बड़ी चुनौती है। और लेवल प्लेइंग फील्ड के क्रिएशन के रास्ते में मेजर कंस्ट्रेंट क्या है? तो जहां तक मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं 2 मेजर कंस्ट्रेंट है। इनफैक्ट मैं 3 मेजर कंस्ट्रेंट की बात करूंगा। नंबर 1, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संचालित करने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है और चुनाव आयोग की भूमिका और चुनाव आयोग के राजनीतिकरण को लेकर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। नंबर 2 अगर देखा जाए तो दूसरी चीज जो उभर करके आती है रिसोर्सेज का फ्लो। ठीक है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इलेक्शन बॉन्ड और इलेक्शन बॉन्ड से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं वे रिसोर्सेज के इनइक्वल फ्लो की ओर इशारा करते हैं। और अगर रिसोर्सेज का फ्लो इनइक्वल होगा, अगर उनमें बैलेंस नहीं होगा, जितने इलेक्शन बॉन्ड के जरिए रिसोर्सेज आ रहे हैं 57% रिसोर्सेज केवल और केवल रूलिंग पार्टी भाजपा के जिम्मे गए, मतलब 43% रिसोर्सेज में रेस टू ऑल नेशनल पार्टी, रेस टू ऑल रीजनल पार्टी समाहित होते चले गए हैं। तो लेवल अगर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को लेकर समस्या आएगी तो उस स्थिति में ऑपोजिशन के लिए चुनाव में अपनी प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाना मुश्किल होगा। और तीसरी चीज जो उभर करके आती है मीडिया का डेमोक्रेटाइजेशन, मीडिया में डेमोक्रेटिक स्पेस का ना उपलब्ध होना। तो अभी हमारा जो कंसर्न है इलेक्शन बॉन्ड के कंटेक्स्ट में कंसर्न है और मुझे लगता है इलेक्शन बॉन्ड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं वो इलेक्टोरल फंडिंग के कंटेक्स्ट में स्पष्टता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने में अहम रोल प्ले कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम देखे जाए तो क्रोनी कैपिटलिज्म के जो रूट्स हैं या उस रूट्स पर भी अटैक करता है। सही बात है सर, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग और एक संविधान से इतर ही एक संस्था है भारत का RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब आपको ध्यान होगा कि जब ये इस अधिनियम को लाया गया था फिनांस एक्ट को ला करके और जब इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करने की अनुमति दी, दोनों संस्था ने अपना कंसर्न जारी किया था कि सेल कंपनीज के द्वारा जो इसका मिसयूज किया जाएगा, ये सब सारी बातें कही गई थी। उसको दरकिनार करके भी सरकार ने इसे लागू कर दिया था। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो इलेक्शन बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए गए थे तो इंट्रोड्यूस करते हुए जो है इलेक्टोरल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी का तर्क दिया गया था और यह कहा गया था कि इससे ब्लैक मनी के चुनावी राजनीति में ब्लैक मनी के फ्लो को चेक करने में मदद मिलेगी। लेकिन RBI ने इस संदर्भ में अपने कंसर्न सरकार के समक्ष रखे थे और RBI ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इसके कारण जो है, और चुनाव आयोग ने भी इस ओर इशारा किया था कि यह पारदर्शिता की बजाय अपारदर्शिता को सुनिश्चित करने का काम करेगा और इसके कारण कई तरह की समस्याएं उभर करके सामने आएंगी। नंबर 1। नंबर 2 अगर हम देखें तो समस्या केवल इलेक्टोरल बॉन्ड ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में फंडामेंटल राइट के दो प्रोविजन के अगेंस्ट इसको माना। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके अंतर्गत राइट टू नो समाहित है। इन दोनों के अगेंस्ट मानते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है इलेक्टोरल फंड उपलब्ध करवाया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को जो है कॉर्पोरेट्स जो है वो ऑबलाइज करते और बदले में अगले 5 वर्षों तक पॉलिटिकल पार्टी जो है फेवरेबल पॉलिसी मेकिंग के जरिए उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करके कॉर्पोरेट्स को ऑबलाइज करने की कोशिश करते और इसलिए यह बॉन्ड कॉर्पोरेट पॉलिटिशियन नेक्सस को डेवलप करता है और क्रोनी कैपिटलिज्म की लोकतंत्र के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौती को लेकर उपस्थित होता है। यहाँ पर एक बिंदु की और मैं इशारा करना चाहूंगा। आप अगर गौर करें तो पहले कॉर्पोरेट फंडिंग पर भी एक कैप था,
ठीक है। मतलब पिछले 3 वर्षों के दौरान जो उस कंपनी के प्रॉफिट रहे हैं, तो एनुअल एवरेज प्रॉफिट के 7.5% से ज्यादा की फंडिंग किसी भी कॉर्पोरेट्स के द्वारा जो है वह नहीं की जा सकती थी, नंबर 1। नंबर 2, एक तो इस कैप को हटा दिया गया 2017 में कंपनी एक्ट 2023 में चेंज करते हुए, और दूसरा वहां पर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता था और सोर्स बतलाना पड़ता था कि वो कितनी राशि दी गई, किसके द्वारा दी गई, किस माध्यम से दी गई और किसको दी गई। तो जब ये तमाम सूचनाएं उपलब्ध हैं तो ये एनालाइज करना आसान है कि सत्तारूढ़ दल को फंडिंग कहां से मिल रहा है और सत्तारूढ़ दल अपने चंदा प्रदाताओं को किस तरीके से पॉलिसी के मेकिंग के जरिए ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस विषयों पर तो हम लोग बहुत अच्छी चर्चा कर चुके हैं। एक जगह हम लोग और थोड़ा सा सर का व्यू जानना चाहेंगे, जहां चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर के और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने अनूप वर्णवाल केस में एक जजमेंट दिया, हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं। फिर एक अधिनियम लाया गया भारत सरकार के द्वारा और वो अधिनियम पारित भी हो गया है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसको लेकर के जो कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं, इस पर सर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी मैं लेना चाहूँगा। देखें, मुझे लगता है इंडियन डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 निर्णय, एक इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है और दूसरा निर्णय चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में जो निर्णय आया है, ये 2 मामले हमें आश्वस्त करते हैं, रे ऑफ होप के रूप में सामने आते हैं। और मुझे तो लगता है एक लंबे अंतराल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है, ऐसा फैसला दिया है जिनको वर्षों तक याद रखा जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट के संदर्भ में जो याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास आई, उस याचिका पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्ड किया है, मुझे लगता है यह चिंतित करने वाला है। क्योंकि चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर, उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर, चुनाव आयोग के राजनीतिकरण को लेकर, चुनाव आयोग के डबल पैरामीटर्स को लेकर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने में चुनाव आयोग किस तरीके से डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है, उसके रिस्पॉन्स अलग अलग होते हैं। बड़े नेताओं, छोटे नेताओं के कंटेक्स्ट में, बड़े राजनीतिक दलों, छोटे राजनीतिक दलों के कंटेक्स्ट में, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के कंटेक्स्ट में अलग अलग पैरामीटर अपनाए जाते हैं। तो ये चिंतित करने वाली चीजें थी। और ऐसी स्थिति में मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, एक एडहॉक व्यवस्था इंट्रोड्यूस की थी, उस एडहॉक व्यवस्था को इंट्रोड्यूस, क्योंकि ध्यान रहे कि उस एडहॉक व्यवस्था के तहत एक भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। इससे पहले कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती, उस एडहॉक व्यवस्था को पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के जरिए बदल दिया गया और पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के जरिए चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जो व्यवस्था की गई, वह व्यवस्था चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की बजाय वह उसके राजनीतिकरण की संभावनाओं की ओर संकेत करती। क्योंकि जो नियुक्ति पैनल है उनमें प्रधानमंत्री होंगे और उनके द्वारा नॉमिनेटेड कैबिनेट मंत्री होंगे और एक विपक्ष का सदस्य होगा। तो उस पैनल की संरचना इस प्रकार की है जो सत्तारूढ़ दल के पोजीशन को इंश्योर करती है और कॉलेजियम के जरिए अपॉइंटमेंट की यह व्यवस्था पहले की व्यवस्था की तुलना में कहीं अधिक प्रोग्रेसिव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिन कारणों से सुप्रीम कोर्ट को मार्च 2023 में हस्तक्षेप करना पड़ा था, यह उन कारणों का समाधान प्रस्तुत नहीं करता है। और इसका प्रमाण जो बनकर आता है 2011 के पीसी थॉमस केस, सीबीसी के रूप में पीसी थॉमस के अपॉइंटमेंट को लेकर जो मसला उठा था, तो वहां पर भी कॉलेजियम की संरचना वही थी जो कॉलेजियम की संरचना जो है नए अधिनियम के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रस्तावित की गई है। तो
उसमें विपक्ष के द्वारा ऑब्जेक्शन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के द्वारा ऑब्जेक्शन रेज करने के बावजूद मेजोरिटी की बदौलत पीसी थॉमस को तत्कालीन यूपीए की सरकार ने उनके डेंटेड कैरेक्टर के बावजूद, उनके डेंटेड जो है रिकॉर्ड के बावजूद को हम पहले देख चुके हैं डिफरेंट कंटेक्स्ट में, तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर हस्तक्षेप करना चाहिए था अप्रैल 2024 तक टालने की बजाय। और हस्तक्षेप करने का मेरा यह मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इमीडिएट घोषित कर देता या नल एंड वॉइड घोषित करता। हस्तक्षेप करने का मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट त्वरित सुनवाई संभव नहीं थी, अगर उसको अप्रैल 2024 तक के लिए इस मसले पर को टाल दिया गया, तो उस स्थिति में एक एडहॉक अरेंजमेंट यह किया जा सकता था कि सुप्रीम कोर्ट यह इंस्ट्रक्ट कर सकती थी कि जब तक इस मामले में उसका अंतिम आदेश नहीं आ जाता, तब तक के लिए मार्च 2023 में अनूप वर्णवाल केस में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जो व्यवस्था उसने दी थी, उस व्यवस्था को एडहॉक बेसिस पर कंटिन्यू रखा जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस दिशा में पहल की जाती तो शायद यह बेहतर होता। धन्यवाद सर, आपने चुनाव को लेकर के और लोकतंत्र को लेकर के जो हमारे कंसर्न थे उस पर आपने अपना विचार दिया। तो इसी के साथ मैं इस सार्थक विमर्श की समाप्ति करता हूं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें इतना वक्त दिया। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, और इसके पहले भी सार्थक विमर्श के नाम से हमने कुछ वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल करवाए, आप उसे देखें। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और इस तरह की नई वीडियोस हम डालते रहेंगे, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।